नमस्कार। भारत को समझना मतलब उसकी जमीन को समझना। आज हम भारत के भूगोल की एक ऐसी ही यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसा सफर जो हमें उत्तर के विशाल मैदानों से लेकर समंदर के किनारे बसे तटों और पानी के बीच में मौजूद द्वीपों तक ले जाएगा। तो चलिए भारत को एक नए नजरिए से देखते और समझते हैं। तो आज के हमारे इस सफर का रास्ता क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम चलेंगे उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में। फिर वहां से निकलकर समंदर के किनारे, तटीय मैदानों और बंदरगाहों को देखेंगे। उसके बाद हम थार रेगिस्तान की सूखी जमीन का अनुभव करेंगे और आखिर में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की दुनिया में गोता लगाएंगे। हर जगह कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला पड़ाव है भारत के उत्तरी मैदान। जरा सोचिए, ये जो विशाल, सपाट और उपजाऊ जमीन का फैलाव है, ये आया कहां से? इसे बनाया है तीन बड़ी नदियों ने, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां जब पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ ढेर सारी उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाती हैं। इसी मिट्टी को जलोढ़ या अलूवियम कहते हैं। और यही मिट्टी इन मैदानों में बिछी हुई है, जिसने इस पूरे इलाके को भारत का अनाज का कटोरा यानी ग्रैनरी ऑफ इंडिया बना दिया है। अब देखिए, ये मैदान भी एक जैसे नहीं है। जैसे जैसे हम पहाड़ों से नीचे की तरफ आते हैं, मैदान का रूप बदलता जाता है। सबसे पहले जैसे ही नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से उतरकर मैदान में कदम रखती हैं, वो एक इलाका बनाती हैं जिसे कहते हैं भाबर। ये पहाड़ों के ठीक नीचे लगभग 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी है, जो पूरी तरह से बड़े बड़े पत्थरों और कंकड़ों से भरी हुई है। भाबर की सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यहाँ जमीन की पोरोसिटी मतलब पानी सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ हैं कि उनके बीच काफी जगह होती है। इसका नतीजा ये होता है कि छोटी मोटी नदियां जमीन के ऊपर बहते बहते अचानक गायब हो जाती हैं। वो असल में पत्थरों के नीचे से बहने लगती हैं। और जाहिर है, ऐसी पथरीली जमीन पर खेतीबाड़ी करना तो नामुमकिन ही है। तो सवाल ये उठता है कि जो नदियां भाबर में गायब हो गई थीं, वो आखिर जाती कहाँ हैं? वो कहीं नहीं जाती। भाबर के ठीक दक्षिण में एक इलाका है जिसे तराई कहते हैं। यहीं पर वो सारी नदियां जमीन के नीचे से निकलकर दोबारा सतह पर आ जाती हैं। और इसी वजह से ये पूरा इलाका नम और दलदली यानी मार्शी और स्वैम्पी बन जाता है। ये भाबर से ज्यादा चौड़ा होता है, लगभग 15 से 30 किलोमीटर तक। तराई की ये नम और उपजाऊ जमीन खेती के लिए तो एकदम परफेक्ट है, पर यह सिर्फ फसलों के लिए ही नहीं बल्कि जंगली जानवरों के लिए भी जन्नत है। आपको पता है, भारत के कुछ सबसे मशहूर नेशनल पार्क जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट और राजाजी, उत्तर प्रदेश का दुधवा और बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क, वो सब इसी तराई के इलाके में है। ये घना जंगल और दलदली जमीन बाघ और हाथियों का घर है। अब बात करते हैं असली मैदानों की, जिन्हें हम बाढ़ के पानी के आधार पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं, खादर और बांगर। इसे समझना बहुत आसान है। खादर मतलब वो इलाका जहां हर साल बाढ़ का पानी पहुंचता है और अपने साथ नई मिट्टी की परत बिछा देता है। इसे न्यू एल्यूवियम कहते हैं। हर साल नई मिट्टी आने से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ या फर्टाइल होती है। वहीं दूसरी तरफ है बांगर। ये वो पुराना इलाका है जो थोड़ा ऊंचा है और अब वहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता। तो यहाँ की मिट्टी पुरानी है, जिसे ओल्ड एल्यूवियम कहते हैं। समय के साथ इसकी उपजाऊ शक्ति कम हो गई है और इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। तो बस इतना याद रखिए, खादर मतलब नया और ज्यादा उपजाऊ और बंगर मतलब पुराना और कम उपजाऊ। तो चलिए अब उत्तर के मैदानों को पीछे छोड़ते हैं और भारत के किनारों की तरफ चलते हैं, उस जगह जहां जमीन और समंदर मिलते हैं। ये हैं हमारे तटीय मैदान, जो एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी के साथ साथ फैले हुए हैं। ये सिर्फ खूबसूरत बीच ही नहीं है, बल्कि व्यापार और संस्कृति के बहुत बड़े केंद्र भी हैं। अब मजे की बात यह है कि भारत के दोनों तटीय मैदान एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पश्चिमी तट, जो अरब सागर के किनारे है, वो काफी संकरा और कटा-फटा है। ऐसा लगता है जैसे जमीन का एक हिस्सा समुद्र में धंस गया हो। इसीलिए इसे सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं और इसी वजह से यहाँ गहरे बंदरगाह बनाना आसान है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी तट ज्यादा चौड़ा और समतल है, मानो जमीन समुद्र से बाहर उभर रही हो। इसे इमर्जेंट कोस्ट कहते हैं। यही कारण है कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी बड़ी नदियां यहाँ आकर फैल जाती हैं और बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिमी तट पर नदियां तेजी से समुद्र में गिर जाती हैं और डेल्टा नहीं बना पाती। पश्चिमी तट की एक और बहुत खास पहचान है, और वो है यहाँ के कयाल, जिन्हें इंग्लिश में बैकवाटर्स कहते हैं।
ये असल में समुद्र के पानी को शांत झीलें हैं जो तट के समानांतर चलती हैं। और जब भी कयाल का जिक्र होता है तो केरल का पुन्नमदा कयाल याद आता है, जहां हर साल नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है। वो नज़ारा देखने लायक होता है। अब जब हम समुद्र के किनारे हैं ही तो बंदरगाहों यानी पोर्ट्स की बात करना तो बनता है। ये बंदरगाह भारत के लिए समंदर के रास्ते दुनिया में खुलने वाले दरवाजे हैं, यानी मैरिटाइम गेटवेज। देश का पूरा व्यापार और अर्थव्यवस्था इन्हीं पर बहुत हद तक निर्भर करती है। तो भारत में कुल कितने प्रमुख बंदरगाह यानी मेजर पोर्ट्स हैं? जवाब है 13। ये वो बड़े पोर्ट्स हैं जो देश के ज्यादातर समुद्री व्यापार को संभालते हैं। इनमें से 12 सरकारी हैं और एक को निजी कंपनी मैनेज करती है। आइए पश्चिमी तट से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर गुजरात में है कांडला, जिसका नया नाम दीनदयाल पोर्ट है। ये एक टाइडल पोर्ट है, मतलब यहां जहाजों की आवाजाही के लिए ज्वार भाटे की मदद ली जाती है। फिर महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है, और उसी के पास जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। गोवा में जुआरी नदी के मुहाने पर है मुर्मुगांव पोर्ट, फिर नीचे कर्नाटक में मंगलोर पोर्ट, और आखिर में केरल का कोचीन पोर्ट, जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में वधावन नाम का एक नया पोर्ट भी तैयार हो रहा है। अब घूमकर चलते हैं पूर्वी तट की ओर। तमिलनाडु में अकेले ही 3 मेजर पोर्ट्स हैं। एन्नौर या कामराजर पोर्ट, जो भारत का पहला कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, फिर चेन्नई पोर्ट और तूतीकोरिन, जो भारत का सबसे दक्षिणी पोर्ट है। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम पोर्ट बहुत खास है क्योंकि ये देश का सबसे गहरा और जमीन से घिरा हुआ यानी लैंडलॉक्ड पोर्ट है। और सबसे अनोखा है पश्चिम बंगाल का कोलकाता पोर्ट, जो समुद्र पर नहीं बल्कि हुगली नदी के किनारे बना है। ये भारत का इकलौता रिवराइन पोर्ट है जिसकी मदद के लिए हल्दिया पोर्ट भी काम करता है। अच्छा, बहुत हो गई पानी और हरियाली की बातें। अब हमारी यात्रा का रुख एक ऐसी जगह की ओर है जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। हम बात कर रहे हैं महान भारतीय रेगिस्तान की, जिसे हम सब थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये अरावली की पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। थार में जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ बारिश इतनी कम होती है कि साल में औसतन सिर्फ 150 मिलीमीटर। इसीलिए इसका एक और नाम मरुस्थली भी है, जिसका मतलब होता है मृतकों की भूमि। यहाँ की नदियां भी बस नाम की हैं। वो इफेमरल होती हैं, मतलब सिर्फ बारिश के मौसम में कुछ समय के लिए बहती हैं और फिर रेत में ही कहीं खो जाती हैं। चलिए अब भारत की मुख्य भूमि को अलविदा कहते हैं और समंदर के बीचों बीच चलते हैं। अब हम भारत के 2 प्रमुख द्वीप समूहों की दुनिया को जानेंगे। एक तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार। सबसे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की। अरब सागर में मौजूद ये 36 द्वीपों का समूह किसी मिट्टी या पत्थर से नहीं बना है। ये बने हैं मूंगा यानी कोरल्स नाम के नन्हे नन्हे समुद्री जीवों के कंकालों से, जो लाखों सालों से एक दूसरे पर जमा होते रहे। इसीलिए तो इन्हें कोरल आइलैंड्स या प्रवाल द्वीप कहा जाता है। इन 36 द्वीपों में से सबसे बड़ा है अंद्रो द्वीप और दूसरे नंबर पर आता है मिनिकॉय। इस मिनिकॉय नाम को याद रखिएगा क्योंकि आगे हम देखेंगे कि यह बाकी लक्षद्वीप से थोड़ा अलग थलग है। अब चलिए बंगाल की खाड़ी की तरफ। यहाँ द्वीपों की संख्या सुनकर आप चौंक जाएंगे। 1-2 नहीं, पूरे 572 द्वीप। और इनकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये द्वीप असल में म्यांमार की अराकन योमा पर्वत श्रृंखला का ही वो हिस्सा है जो आगे जाकर समुद्र में डूब गया है। तो हम जिन द्वीपों को देखते हैं वो असल में पानी के ऊपर निकली हुई पहाड़ों की चोटियां हैं। अब अगर ये डूबे हुए पहाड़ हैं तो जाहिर है इनकी चोटियां भी होंगी। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। इसके बाद माउंट थूलियार का नंबर आता है। ये चोटियां इस बात का सबूत हैं कि हम वाकई एक डूबी हुई पर्वत श्रृंखला पर हैं। अब इन द्वीपों को समझने के लिए इनके बीच के समुद्री रास्तों यानी चैनल्स को जानना जरूरी है। सबसे जरूरी है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है। डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। कोको चैनल भारत को म्यांमार से अलग करता है। अब लक्षद्वीप की तरफ आएं तो 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल उसी मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से अलग करता है। ये चैनल्स एक तरह से समुद्री बॉर्डर का काम करते हैं। और एक जरूरी बात, हाल ही में अंडमान और निकोबार के 3 मशहूर द्वीपों के नाम बदले गए हैं।
रॉस आइलैंड अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन गया है। नील आइलैंड को अब शहीद द्वीप कहते हैं और हैवलॉक आइलैंड का नया नाम स्वराज द्वीप है। ये नाम हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को एक श्रद्धांजलि है। हमारा ये सफ़र अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन ख़त्म करने से पहले चलिए कुछ ऐसे ज़रूरी भौगोलिक तथ्यों पर भी नज़र डाल लेते हैं जहां अक्सर लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। पहला है पंबन द्वीप, जिसे हम रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ये तमिलनाडु में है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पौराणिक राम सेतु के जरिए श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जुड़ता है। ये इसे एक बहुत ही अहम धार्मिक और भौगोलिक जगह बनाता है। और अब वो सवाल जो सबको कंफ्यूज करता है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? ज्यादातर लोग कहेंगे कन्याकुमारी, लेकिन रुकिए, कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि यानी मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है। पूरे भारत देश का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप पर मौजूद है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है, इसे याद रखिएगा। तो हमने उत्तर के मैदानों से लेकर दूर बसे द्वीपों तक की यात्रा की। ये पूरा सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। ये अलग अलग तरह की ज़मीनें, ये मैदान, तट, रेगिस्तान और द्वीप आखिर मिलकर भारत की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और इसके भविष्य को कैसे गढ़ते हैं, इस पर सोचिएगा ज़रूर। अगली बार जब आप भारत का नक्शा देखेंगे तो आपको सिर्फ लकीरें नहीं बल्कि इन जगहों की कहानियां भी नजर आएंगी। धन्यवाद।